बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की हिस्ट्री का इतिहास का मॉडल पेपर सेट 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 को सॉल्व कर लिया था, तो आज हम लोग सेट 3 को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से आपका पूरे 500 मॉडल पेपर सेट का सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। और इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस का आएगा तो उसका भी, और साथ ही साथ जियोग्राफी का भी सॉल्यूशन और इंग्लिश का भी सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो उसका भी वीडियो आप लोग चैनल में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, ठीक ना। प्ले लिस्ट बना दिए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आर्ट्स का प्ले लिस्ट बना दिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, आप लोग जाके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। देखिएगा बच्चों, आपको सिर्फ इसको ध्यान से सुनना है, अपने आप याद हो जाएगी। इससे हम 3-4 रिलेटेड पॉइंट बताएंगे। इससे ऐसा नहीं कि इसका सिर्फ आंसर बताएंगे, इससे 3-4 रिलेटेड पॉइंट बताएंगे और इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, बीच में याद करने का प्रयास नहीं करिएगा, नहीं तो सब भूल जाएगा। आपको सिर्फ सब अपने आप रिलेट हो जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन देखिए आपका फिर बाद में एक बार वीडियो खत्म होगा, उसके बाद देख लीजिएगा, आपको अपने आप सारा आंसर याद हो गया होगा, ठीक ना। तो देखिएगा, हड़प्पा की खोज किसने किया था? हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, जबकि राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि हड़प्पा की खोज कब की गई थी? कब की गई थी? 1921 में। कब की गई थी? 1921 में। और मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 में। कब की गई थी? 1922 में। क्लियर है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है हड़प्पा सभ्यता? रावी नदी के किनारे है। और जबकि मोहनजोदड़ो है कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी? सिंधु नदी के किनारे। अपने आप सब याद हो जाएगा। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक ना। 40 से 50% लगभग यही मॉडल पेपर से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे मॉडल पेपर को सेट खत्म करने के बाद हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रश्नों को करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को चैप्टर वाइज करेंगे, जिससे इस बार आपका 90% नंबर आना चाहिए बच्चों। 90% नंबर आना चाहिए। बहुत ही अच्छी मौके आपके पास इस बार, ठीक ना। देखिएगा, उसके बाद है तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक का या उसके गुणक का व्यवहार करती थी? तो इसका राइट आंसर होगा 16 का। किसका? 16 का। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप वहां पे देखिए, एक यूनिट वहां पे कितना होता था? 16। एक यूनिट कितना होता था? 16 केजी के बराबर होता था। तो 16 ग्राम के बराबर है तो 1600 ग्राम के बराबर होता था। अगर आप वहां पे बोलते कि हमको 10 केजी अनाज दे दीजिए, तो 10 केजी अनाज नहीं मिलता आपको, 32 मिलता, 16 मिलता और 48 मिलता। समझ गए? हम लोग का 1-2 किलो का बटखारा है ना, तो वहां 16 किलो का बटखारा होता था। 16, 32 इसी तरह से। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कैसे युग की सभ्यता है। क्लियर है यहां तक आप लोग? उसके बाद है हड़प्पा किस नदी के, अभी कुछ देर पहले बताए हुए हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको जानना पड़ेगा। किस नदी के किनारे? अभी कुछ देर पहले बताए हुए हैं, रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। बाकी बात आपको बताना है कि सिंधु किस नदी के, सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो। कुछ देर पहले ये भी बताए हुए हैं। और सतलज नदी के किनारे आपको क्या है वो आपको बता देना है। सतलज नदी के किनारे क्या है? राखीगढ़। हम बता देते हैं, राखीगढ़ सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। जितना भी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अभी 350, लगभग 350 स्थलों को खोजा जा चुका है और सब किसी ना किसी नदी के किनारे है। और वह सब नदी सिंधु नदी में जाके मिलती है। सब छोटी नदी किसमें मिलती है? सिंधु नदी में। और कितने खोजे जा चुके हैं? लगभग 350 खोजे जा चुके हैं, स्थान को खोजे जा चुके हैं। उसमें से लगभग 200 भारत में है। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से मिला है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद दिया हुआ है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल नगर कौन सा था? विशाल नगर यानी कि शहर आपसे पूछ रहा है। शहर कौन सा शहर था? सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। उसमें से सबसे बड़ा शहर कौन सा था? सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो था। और आपसे ये पूछ लिया सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी के सबसे बड़ा स्थल और देखिएगा, स्थल और नगर में बहुत ही बड़ा फर्क है। स्थल और नगर में बहुत ही बड़ा फर्क है। नगर मतलब शहर हो गया और स्थल मतलब हो गया बहुत ही, जितना उसमें गांव मूव शहर सब आ जाएगा। तो सबसे बड़ा शहर स्थल कौन सा था? तो धोलवीरा था। धोलवीरा कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में धोलवीरा था। ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद है
कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1784 में। किस वर्ष? 1784 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद है बच्चों, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? देखिए, उत्तर, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी आपको सब जान लेना है, ठीक ना। हम देखिए एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद आपको पूरा पता चल जाएगा। देखिएगा बच्चों, इस तरह से हम एक मानचित्र बना लिए हैं, अखंड भारत का एक मानचित्र बना लिए हैं। देखिएगा, यहाँ पे जो था हड़प्पा सभ्यता की जो थी आकृति कैसी थी? वो त्रिभुजाकार थी। देखिएगा, लेकिन 4 दिशाओं थी तो जो त्रिभुजाकार होनी चाहिए। तो आप लोग देखिएगा, उत्तर में यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर में जो था वो उत्तर में कौन सी थी? मांडा थी। कौन सी थी? मांडा उत्तर में थी। और ये पश्चिम में, ये सुतका गेंडोर पश्चिम में कौन सी थी? सुतका गेंडोर थी पश्चिम में। पश्चिमी भाग क्या कहलाता था? सुतका गेंडोर। और दक्षिणी भाग दायमाबाद थी। दायमाबाद दक्षिणी भाग, ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये दक्षिणी भाग, ये हड़प्पा सभ्यता है। ये इसका दूसरा कलर हम लोग ले लेते हैं, ये हड़प्पा सभ्यता है। ये हड़प्पा सभ्यता है बच्चों। इसका दक्षिणी भाग दायमाबाद कहलाता था, दायमाबाद। और ये उत्तरी भाग मांडा। उत्तरी भाग की सीमा क्या थी? मांडा थी। और दक्षिणी भाग की दायमाबाद। और सुतका गेंडोर पश्चिमी भाग की। और अब देखिएगा, पूर्वी भाग का जो था वो विकास बहुत ही कम हुआ था, जिसकी वजह से हड़प्पा सिंधु से घाटी सभ्यता का आकार किस तरह से? त्रिभुजाकार बन जाता है, नहीं तो चतुर्भुजाकार बनना चाहिए था। आलमगीर पूर्व भूमि एक पश्चिम में जो हिंडर नदी के किनारे है। आप लोग यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, एक बार और ध्यान से सुनिएगा। दायमाबाद किधर थी? दायमाबाद परवरा नदी के किनारे दक्षिण दिशा में थी। आलमगीरपुर पूर्वी दिशा में हिंडर नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये मांडा उत्तरी दिशा में मांडा जम्मू कश्मीर में है, ठीक ना। कौन सी नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। और जबकि पश्चिमी दिशा में सुतका गेंडोर है। क्लियर हो गए यहाँ पे आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। उसके बाद है, हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहां से प्राप्त करते थे? प्राप्त करते थे? सुतर्ग घड़ी से प्राप्त करते थे। जो कहाँ है? ये सुतर्ग घड़ी कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अभी का वर्तमान का अफगानिस्तान में है। क्लियर है यहाँ तक आप लोग? सारा सुनते जाइए, आपका अपने आप याद हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहां से प्राप्त करते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। क्लियर है? उसके बाद देखिए, 1838 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने पाई थी? जेम्स प्रिंसेप ने पाई थी। किसने पाई थी? जेम्स प्रिंसेप ने। एक इसके अशोक के अभिलेखों की जो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, उसकी पढ़ने की सबसे पहली सफलता प्राप्त की जेम्स प्रिंसेप ने। और जबकि इसकी खोज किसने की थी? फेथलर ने। किसने की थी? फेथलर ने इसकी खोज की थी। क्लियर है आप लोग यहाँ से? उसके बाद देखिए, मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था? तो किस लिपि का? अभी देखिए, मौर्य काल में अभी क्या पढ़े? ब्राह्मी लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। देखिए, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13वीं शिलालेख में मिलता है बच्चों। देखिएगा, अशोक के कितने शिलालेख हैं और कितने अभिलेख हैं? 14 अभिलेख। शिलालेख और अभिलेख दोनों एक ही हो गया, समझे ना। हल्का सा अंतर है, कुछ नहीं, हल्का सा अंतर है। शिलालेख और अभिलेख दोनों एक ही हो गया। देखिए, कितने अभिलेख अशोक ने लिखवाए थे? 14 बड़े अभिलेख लिखवाए थे। उसमें से 13वीं शिलालेख में क्या मिलता है? अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। उसके बाद है, नेक्स्ट है आपका 15 नंबर का प्रश्न है। देखिएगा, 15 नंबर, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? खारवेल से संबंधित है। क्लियर है? उसके बाद, राजगीर के पहाड़ियां, राजगीर कहाँ है? बिहार में है। उस समय मौर्य काल में राजगृह के नाम से जाना जाता था, ठीक ना। वो कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ था? ये कितनी पहाड़ियों से था? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसके कारण सभी मगध में लगभग यही राजधानियां लगभग थी। बाकी बात पाटलिपुत्र भी थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। इसके पिता का नाम क्या था? अजात शत्रु। इन्हें उदयन ने ही अजात शत्रु की हत्या की थी। उसके बाद उदयन का भी हत्या कर दी जाती है। इसकी भी हत्या कर दी जाती है। इसकी हत्या कौन करते हैं? लगभग ये बूढ़ा होकर मर जाते हैं, इसकी हत्या नहीं की जाती। लगभग उसी तरह से, समझे ना। तो उसके पुत्र कौन थे? उसके पुत्र थे जरासंध थे। लेकिन इस जरासंध की हत्या कौन करते हैं? शिशुनाग करते हैं। और शिशुनाग वंश के उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। किसके बाद? हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग ने हत्या कर देती है किसके? वीरधस्त की हत्या कर देते हैं, ठीक ना। तो उसके बाद है,
इंडिका की रचयिता कौन थे? इंडिका की रचयिता कौन थे? तो कौन थे? मैगस अस्थनीदे। सेट नंबर 2 में भी यह प्रश्न था, आप लोग उसको जाके जरूर देखिएगा, बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? अशोक मौर्य ने बनवाया था सारनाथ का स्तंभ। 20 नंबर का प्रश्न है बच्चों, 20 नंबर का आपका प्रश्न है, 187 ईस्वी ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? वीरधस्त थे, जिसकी वध किसने किया था? तो उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी वध की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश ने मगध पर राज किया था। क्लियर है? उसके बाद महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान में हुआ था? पहले भी बता चुके हैं, मॉडल पेपर 1 और 2 दोनों में बताए हुए हैं, ठीक ना। तो देखिएगा किस वर्ष में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में। तो देखिए मॉडल पेपर सेट 2 में क्या था, वहां पे लुम्बिनी ऑप्शन में नहीं दिया था, पूछा था किस देश में हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? नेपाल में। नेपाल के कहाँ? लुम्बिनी में, ठीक ना। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। कब हुई थी? 1707 में हुई थी। उसकी मृत्यु के बाद कहा जाता कि भारत में आधुनिक काल की शुरुआत हुई थी। भारत में आधुनिक काल की शुरुआत हुई थी, पहले तो 1500 में ही हो गया था पूरे विश्व में, लेकिन भारत में कब हुई थी? 1707 में। कहा जाता है उसकी माना जाता है कि उसकी मृत्यु के बाद ही आधुनिक काल की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न है बच्चों, देखिए दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? श्रीलंका से संबंधित है। क्लियर है? यहां तक आप लोग सारा आपको ये पढ़ के रट लेना है, यही प्रश्न आपके बोर्ड के मॉडल पेपर में छपने वाला है, ठीक ना। उसके बाद है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है? तो किसमें है? सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं संकलित है। और जातक देखिए एक तरह से ये ग्रंथ आपको चारों आपको याद कर लेना है। जातक में क्या है? जातक में बुद्ध के जन्म की पूर्व की 400 कहानियों का उल्लेख मिलता है उसमें, जातक में, ठीक ना। देखिए वो जन्म के पूर्व की 400 कहानियां कैसे मिलेगा, हम भी कंफ्यूज हैं भाई, होता होगा भगवान थे उन लोग। देखिए अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। देखिए अकबर से बहुत ही ज्यादा प्रश्न आ रहा है, मुगल काल से मैं अकबर से बहुत ही ज्यादा प्रश्न आ रहा है, अकबर को आपको क्लियर करके रखना है, ठीक ना। फिर है महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए थे? तो किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए थे? श्रावस्ती में। किस स्थान पे? श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे। लेकिन पहला उपदेश कहां दिया था? पहला उपदेश कहां पे दिया था? आपका सारानाथ में। सारानाथ कहां है? यूपी में। उसके बाद है अवध सुभा वर्तमान में किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न है, अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा गया? क्या कहा गया? मेरे ख्याल से दाम कहा गया। देखिए इसका मैं अभी कंफ्यूजन में हूं कि दिनार कहा गया कि दाम कहा गया कि रुपया कहा गया, ये कंफ्यूजन वाला थोड़ा क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से दाम कहा गया। आपको गलत आंसर नहीं बताऊंगा, अगर इसका होता है, इसको सही आंसर अगर पता चल जाता है हमको कुछ देर में, तो आपका कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पिन कर दिया जाएगा। गलत आंसर नहीं बताएंगे, मेरे ख्याल से मैं बता रहा हूं कि दाम कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद है आईने एक बरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है? तो 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मंजिले ए आबादी में प्रयोग किया गया है सर्वप्रथम बार। क्या समझा ना। उसके बाद विजयनगर का अपने स्थापना को लेकर के पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा बहमनी राज्य के साथ इसका चलता रहा। देखिए विजयनगर जो आज का कर्नाटक है ना, वही विजयनगर था प्राचीन काल में, प्राचीन नहीं मध्यकालीन काल में। विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिम को सेना में शामिल किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराय वन। यहाँ पे देवराय वन ने यहाँ पे 2 दे दिया है, आंसर थोड़ा यहाँ पे ऑप्शन गलत है, देवराय वन ने पहली बार शामिल किया था, ठीक ना। उसके बाद है विजय का शहर साम्राज्य को कहा जाता है किसका? विजयनगर का। यहां तक क्लियर है? विजयनगर की मातृ देवी किसे कहा जाता है? विजयनगर की मातृ देवी किसे कहा जाता है? पंपा देवी को विजयनगर की मातृ देवी कहा जाता है। 33 नंबर का प्रश्न आप लोगों को अभी तक क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद 34 नंबर पर हम लोग चलते हैं। 34 नंबर का है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तांजावुर में स्थित है। अकबर का शासनकाल कब से कब तक चला था? तो कब से कब तक चला था अकबर का शासनकाल?
1556 से लेकर के पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556। वहीं से अकबर का शासनकाल स्टार्ट हुआ तो उसकी मृत्यु तक 1605 तक चला था। क्लियर है? एक एक करके सारा मॉडल पेपर आपका सोल्यूशन करवा दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल में नए हैं तो, ठीक ना। और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उसके बाद है तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया था? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को मुगल शासक जो था उन्होंने समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद है बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? देखिए अकबर से बहुत ही ज्यादा प्रश्न है, अकबर से बहुत ही ज्यादा प्रश्न है। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? 1602 में। कब करवाया था? 1602 में करवाया था। क्लियर है? उसके बाद है चांदनी चौक दिल्ली का डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया था? किसने कहा था तैयार किया था? जहां आरा ने। किसने? जहां आरा। चांदनी चौक कहां है? दिल्ली में है। एक फिल्म भी है क्या, चांदनी चौक टू चाइना? देखिएगा। उसके बाद है 39 नंबर का प्रश्न, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? देखिए कितने महाजनपद थे? महाजनपद थे 16 महाजनपद थे। उसमें से लिच्छवी एक था, लिच्छवी जिसमें विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, समझे ना। लिच्छवी मगध के बगल में ही था लिच्छवी। अच्छा, 16 महाजनपदों की जानकारी किस किस ग्रंथ से मिलती है? जैन ग्रंथ से मिलती है, जैन ग्रंथ से भी मिलती है और एक बौद्ध ग्रंथ से भी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक और जैन जैन ग्रंथ के कौन सी जैन ग्रंथ से मिलती है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक ना। देखिए बुद्ध की मानवाकार मूर्ति पहली बार किस काल में बनाई गई? तो किस काल में बनाई गई थी? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गांधार काल में। किस काल में? गांधार काल में। देखिएगा आपको हम प्रश्न इला क्यों दिए खोजने के लिए, समझे ना। ये किस इसलिए खोजने के लिए नहीं, ताकि आपको इससे कुछ जानकारियां मिल जाए। और भी आप खोजिएगा गूगल में तो इससे और भी कुछ जानकारियां आपको मिल जाएगी, ठीक ना। इसी प्रकार से आपके पूरे 40 मॉडल पेपर, जो 40 प्रश्न थे उसको सॉल्व करा दिया गया। उसी तरह से पूरे पांच जितने भी मॉडल पेपर हैं उन सभी का सोल्यूशन इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही।